चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 नया बुक में ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें 5 नंबर दिया, और पुराने वाले बुक में ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन एक ही है दोनों, बस नंबर अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ये प्रॉब्लम बन जाएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे दो मिरर है, पहला मिरर है ये पी क्यू और दूसरा मिरर है ये आर एस, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी, ये जो रे है ए बी वो इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मतलब वो मिरर पे टकरा रहा है। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, ये जो इंसिडेंट रे है कौन, ए बी, वो मिरर से टकरा रहा है मिरर पी क्यू से टकरा रहा है इससे, एट बी, पॉइंट बी पे। उसके बाद एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बी सी के थ्रू होते हुए एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, और दूसरा मिरर जो है ये आर एस पे टकरा रहा है और ऐसे आगे चला जा रहा है एट सी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी के होते हुए ऐसे जा रहा है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल जो होगा वो सी डी होगा। ए बी क्या है, नो हम पूछ रहे हैं ए बी क्या चीज है, इंसिडेंट रे। ए बी जो है वो इसे टकरा रहा है, मतलब ये इंसिडेंट रे है, और वहां पर जो सी डी है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दोनों को हम लोग को पैरेलल दिखाना है। ठीक है, हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ये दोनों रे को पैरेलल दिखाना है, तो उसके लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ करने का तरीका यही है कि जो प्रूफ करना है वहां से शुरुआत करो कि वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले ये दोनों को अगर हमको पैरेलल दिखाना है तो ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो अल्टरनेट एंगल है, और फिर ये दोनों पैरेलल है। क्लियर हो गया यहां तक कि करना क्या चीज है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए सबसे पहले देखो यहां पर ये एक इंसिडेंट रे है और यहां से ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, और सिर्फ इसी केस में देखो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है पी क्यू मिरर के लिए, और आर एस मिरर के लिए ये इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्टेड होगा ना। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लो। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है गिवन पी क्यू पैरेलल आर एस, इसका यूज करेंगे हम लोग आगे, इसलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, दोनों मिरर पैरेलल है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, दो पैरेलल लाइन, और दोनों पैरेलल लाइन क्या ड्रॉ करेंगे, यहां पर इस तरीके से ऐसे, और यहां से ऐसे। इसका नाम कुछ लेते हैं, दिखाई दे रहा है कैसे दो पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ किए इस तरीके से, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े हैं, जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है वहां पे एक नॉर्मल होता है, और यही हम लोगों का परपेंडिकुलर लाइन जो है ये है नॉर्मल। इसका नॉर्मल हम बता रहे हैं, एक मिनट। तो यहां पर बी ए बी सी डी, इसका नाम ई और इसका नाम एफ, ये ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज को लिखेंगे हम लोग ऐसे, ड्रॉ ई बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड एफ सी परपेंडिकुलर व्हाट, आर एस। ठीक है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। अगर ई बी जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है और एफ सी जो है वो आर एस पे परपेंडिकुलर है, ठीक, और ये पी क्यू आर एस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ई बी होगा या बीई पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। यहां पे ध्यान से देखो, पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल है, ठीक, और ई बी और एफ सी परपेंडिकुलर है। ई बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और एफ सी या सी एफ परपेंडिकुलर है आर एस पे। तो जब ये इस पे और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक, और ये पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे वो देखो। हालांकि ये तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट हम बताएं कि ये पैरेलल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी पैरेलल होगा, ये हम तो थ्योरेटिकल बताएं ना। इसको प्रैक्टिकली अगर समझना है कि कैसे होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं। देखो ये और ये पैरेलल है, ठीक है, यही चीज जो मिरर है।
अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसको हम आगे ले जाते हैं इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक। और जब ये और ये पैरेलल है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो यहाँ से ये 90 है और ये 90 है, दोनों का सम, ये दोनों का सम कितना हो रहा है 180, और दोनों का सम 180 है तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो सकता है, और को इंटीरियर एंगल है मतलब ये दोनों पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि EB जो होगा वो CF के पैरेलल होगा। समझ में आया, इतना डिटेल से लिखने का जरूरत नहीं है, बस ये चीज को समझा दो थ्योरेटिकली कि गिवन है PQ पैरेलल RS, और ड्रॉ हम लोग किए हैं EB परपेंडिकुलर PQ, और FC, ये FC जो है वो RS पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग 1 और 2 से कंक्लूजन निकाल के बोल सकते हैं कि BE जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, CF के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ये लाइन, तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कौन सा रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, ये है एंगल 1, इसका नाम लेते हैं एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे लिखते हैं, इसके आगे ये इंप्लाई करता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका भी कुछ नाम ले लेते हैं, कुछ इक्वेशन, एंगल 1 और एंगल 3 होगा। एंगल 1 और एंगल 3 होगा, इसको भी कुछ नाम ले लेते हैं, काम आएगा आगे, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर कोई एक लाइन नॉर्मल हो तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी R। और ये जानते हैं ना I इक्वल टू R होता है। तो बताओ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना। और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे लिखेंगे नाउ, ऐसे नाउ करके लिखेंगे और बताएंगे यहां पे कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। और यहां पे लिखेंगे रीजन में बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई कंफ्यूजन है इसमें, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है यहां तक। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 3 और 4 के हेल्प से हम बोल सकते हैं 1 और 3 दोनों इक्वल है, मतलब यहां पर ये दोनों इक्वल है तो 2 और 4 भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। एंगल 1 और 3 जब इक्वल है तो एंगल 2 और 4 इक्वल होगा, होगा ना। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 के हेल्प से बोल सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 5। कोई कंफ्यूजन है, पक्का यहां तक कंफ्यूजन है, नहीं है। अब ध्यान से देखो अगर हम 1 और 2 को ऐड करें और 3 और 4 को ऐड करें तो ये दोनों का सम और ये दोनों का सम इक्वल होगा, होगा। कैसे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करो रेस्पेक्टिव साइड में। तो अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो और राइट को राइट से ऐड करो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, पक्का ना। देखो 1 जो होगा और यहां पे कहां गया, यहां
एंगल 1 लेफ्ट साइड में है और एंगल 2 भी लेफ्ट साइड में है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू की जगह इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। अब ध्यान से देखो तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एंगल ए बी सी है कि नहीं है ना। तो एंगल 1 एंड 2 के जगह हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 3 प्लस 4 के जगह में क्या लिखेंगे बी सी डी, एंगल बी सी डी। कोई कंफ्यूजन यहां तक? हम लोग को यही प्रूफ करना था कि नहीं, याद करो तो कि एंगल ए बी सी ये येलो एंगल और यहां पर ये जो मार्क किए हैं येलो एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गया। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंप्लाइज दैट ए बी पैरेलल सी डी। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? स्पेस नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा यहां पे लिख रहे हैं, स्पेस वहां पे नहीं इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं बॉक्स में, यहां पे ध्यान दोगे, ठीक है। यहां पर लिखने के बाद हम यहां पे बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है ना? है तो ए बी सी और ये बी सी डी दोनों इक्वल हो गया, तो ये इंप्लाई कर सॉरी बट करके लिखना, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम लोग इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। तो ए बी पैरेलल सी डी, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ए बी पैरेलल सी डी हो गया ना, देखो यही दिखाना था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है।